नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 2012 का क्वेश्चन देख रहे हैं। 50 प्रश्न हम लोगों ने कल देखा है। उसके आगे आज 50 प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्नों को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेट। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, यानी सबसे अधिक समय तक कौन भारत के राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग जानते हैं, इन्होंने 12 वर्ष तक, लगभग 12 वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 1950 ईस्वी से 62 ईस्वी तक, 1962 ईस्वी तक ये सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, कम समय के लिए रहे थे। वहीं बात करें एस राधाकृष्णन, तो ये 62 से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये बने थे भारत के राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे। 62 से लेके 67 तक, 1967 तक रहे थे कौन, एस राधाकृष्णन। वहीं वीवी गिरी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद ये बने थे 1969 से लेकर 74 तक रहे थे, 1969 से 74 तक रहे थे। वहीं अब्दुल कलाम आज़ाद, तो अब्दुल कलाम आज़ाद या 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 तक, 2 से 7 तक, तो याद रखेंगे। वहीं राष्ट्रपति का पद, इसकी चर्चा किस में है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वहीं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना, 5 वर्ष का होता है। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। यह संशोधन हुआ था 1993 ईस्वी में। अच्छा, पंचायतों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ समितियां का गठन किया गया था। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 ईस्वी में। वहीं अशोक मेहता समिति इसका गठन किया था 1977 ईस्वी में। कब, 1977 ईस्वी में। पी.वी. के राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। वहीं एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन किया गया था। इसी के सिफारिश पर, एम.एल. सिंघवी समिति के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य इसमें हो जाएगा गुजरात है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य, गुजरात इसमें प्रथम स्थान पे। गुजरात अकेले लगभग 71% नमक का उत्पादन करता है। इसके बाद आता है राजस्थान का नंबर, सेकेंड पोजीशन पे राजस्थान, और थर्ड पे है तमिलनाडु का नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, यानी सबसे अधिक उसका उत्पादन भी करता है और उसे विदेश भेजता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइका, यानी अबरख। माइका के उत्पादन और निर्यात दोनों में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है। विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म का जो अबरख है उसका 80% उत्पादन भारत में होता है। 80% का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है। वहीं बात करें तांबा, तो तांबा जिसका जो है सांकेतिक, यानी इसका फॉर्मूला क्या है, Cu। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु ये तांबा ही था। सिंधु सभ्यता और तांबे के लिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद राजस्थान और झारखंड का नंबर। वहीं लेड यानी सीसा, Pb, यह एक मुलायम नीलापन लिए एक भूरा धातु होता है। सीसा बिहार तथा उदयपुर राजस्थान के जावर खानों में जिंक के साथ साथ इसका जो है उत्पादन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है। तो कृषि का भारतीय जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, 2012 का यह प्रश्न है। तो उस समय इसका योगदान कितना था, 25%, 25% था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। तो वर्तमान में सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र से जीडीपी में योगदान कितना हुआ है? 53%। कितना? 53%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या 7000 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 60,000 है। वहीं वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 8338। वर्तमान में कितना है? 8338। ये डाटा 2012 का है। वहीं हम लोग जानते हैं भारतीय रेल विश्व में चौथा तथा एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहला एशिया में है चीन का स्थान। भारत में पहला जो ट्रेन चला था वह 16 अप्रैल 1853 डलहौजी के समय में चला था, मुंबई टू थाने। 34 किलोमीटर की कुल लंबाई थी इसकी। मुंबई से थाने की दूरी 34 किलोमीटर। इस ट्रेन में 14 डिब्बे लगे थे। यह भाप इंजन से चलाया गया ट्रेन था और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, जो पहला ट्रेन चला था। वहीं भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाया गया था। वहीं स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसे 17 जोन और 73 मंडल में बांटा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी हम लोग जानते हैं इम्फाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? इम्फाल है। और यहाँ जो है मणिपुर में लगभग 90% के आसपास क्या है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। वर्तमान में हम लोग जानते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनें के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो 7 बहनें 7 सिस्टर में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ऊपर से आ जाइए अरुणाचल के बाद नीचे आइएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ये जो 7 राज्य है इसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वहीं शिलोंग की बात करें तो मेघालय की राजधानी है। वहीं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय का है। मेघालय में जो स्थान है खांसी की पहाड़ियाँ, मणिशराम, वो वाला क्षेत्र। वहीं पणजी की बात करें तो ये जो है गोवा की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे कहा जाता? लखनऊ। क्यों? क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर नवाब या राजा लोगों का राज होता था, जिनके शौक और आदतें दूसरे राजा या नवाबों से कुछ ज़्यादा ही अलग होते थे। इसलिए जो है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने किया था। ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई लगभग 128 फीट है। 128 फीट है। इसे जो है हम लोग धमेक स्तूप भी कहते हैं। धमेक स्तूप भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? यानी मुंडा का निवास स्थान कहाँ है? तो ये झारखंड की जनजाति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ की जनजाति है? झारखंड की जनजाति। वहीं भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जो है जनजातियाँ पाई जाती है। 8.6 कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ। इसकी सर्वाधिक संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक जो है जनजातियाँ ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समूह नहीं पाए जाते। भारत का अगर सबसे बड़ा जनजातीय समूह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। कहीं कहीं गोंड भी मिलेगा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद संथाल, नेगदा, उराव, ये सारे जनजातियों का नंबर आता है। वहीं मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल। मुंडा जो जनजाति है ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हो चिन मिन शहर को पहले
पहले कहा जाता था, यानी पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो शहर पहले जाना जाता था साइगन के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो ची मिन शहर को पहले साइगन कहा जाता था। साइगन वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का? वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है जो साइगन नदी के तट पे बसा है। इस शहर का जो नया आधुनिक नाम है वह राष्ट्रपति हो चिन मिन के सम्मान में साइगन शहर का नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया है? हो चिन मिन शहर कर दिया गया, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उसके नाम पर। वहीं बात करें जायरे, जायरे जो है यह कांगो का पुराना नाम है। कांगो का पुराना नाम क्या था? जायरे था। चलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है, यानी कितना आगे है या पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक समय IST जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यह जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य GMT जो है उससे, GMT से कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। चलिए देखते हैं अगला। फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो फिनलैंड का संसद कहलाता है संसद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। वहीं नेशनल असेंबली या पाकिस्तान और फ्रांस का संसद का नाम नेशनल असेंबली। कांग्रेस या USA यानी अमेरिका का संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। वहीं एग्जाम में इजराइल का जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इजराइल का संसद भवन का नाम है नेसेट। क्या है? नेसेट है। जबकि ईरान का बात करें तो मजलिस। कहाँ का? ईरान का। रूस भी एग्जाम में आया हुआ है, रूस का संसद भवन का नाम है ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा है। वहीं स्पेन का कोर्टेस है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम, इसका राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। क्या है? गुलाब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं भारत का राष्ट्रीय फूल हम लोग जानते हैं क्या है? कमल है। वहीं फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली है। और जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है? जापान का राष्ट्रीय फूल है गुलदाउदी। क्या है? गुलदाउदी है। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो कीवी और सनफर्म। वहीं कनाडा का सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड बेटल। और रूस का क्या है? तो रूस का है सूरजमुखी। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। क्या है? वाटर लिली। और अमेरिका का बात करें तो गोल्डन रोज, अमेरिका का गोल्डन रोज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं शेर भी मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं करना है। वहीं बात करें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, वहीं बात करें तुर्की का जो है प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? चांद तारा। क्या है? चांद तारा तुर्की का है। वहीं USA अमेरिका का क्या है राष्ट्रीय प्रतीक? तो गोल्डन रॉड। वहीं डेनमार्क का समुद्री तट, बहुत बार एग्जाम में आया। डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? समुद्री तट। और बांग्लादेश का वाटर लिली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो कौन सा? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन हरित गृह गैस इसका सबसे उत्तरदायी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाले लघु तरंगीय विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है लेकिन पृथ्वी से बाहर वापस नहीं जाने देता है, तो इससे क्या होता है? टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस में CO2 सबसे प्रमुख है। CO2, CH4, N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड करते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो नंदा देवी भी है, काजीरंगा भी है, बांदीपुर भी है, नागरहोल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरहोल। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। किस राज्य में है? कर्नाटक में, और ये मैसूर में स्थित है। वहीं बात करें नीलगिरी जैव आरक्षित से क्षेत्र, यह कहाँ है? तो यह तीनों राज्य के बॉर्डर पे है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पे है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नोकरेक यह मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर, तो यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया। तो यानी लघु गणक को किसने डिजाइन किया, किसने तैयार किया? तो लघु गणक इसे तैयार किया था एक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, जॉन नेपियर ने। किसने? जॉन नेपियर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन नेपियर ने। वहीं न्यूटन इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम और गति का सिद्धांत का खोज किया था। वहीं जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था। किसका खोज किया था? परमाणु की खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग जानते हैं भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित है। CGS पद्धति, जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं, और उसके बाद FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। उसके बाद MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो 1960 ईस्वी में स्वीकार किया था। वास्तव में यह पद्धति जो है MKS पद्धति का ही संशोधित और परिवर्धित रूप है। इसमें जो है SI यूनिट में मूल 7 मात्रक हैं। वो कौन कौन है? लंबाई के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, द्रव्यमान के लिए केजी, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला CD, और विद्युत धारा के लिए एम्पेयर, और पदार्थ की परिमाप तो उसका मोल। ये जो है 7 प्रमुख इसके मात्रक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। कितने नियम दिए थे न्यूटन ने गति का? 3 नियम दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जो नियम था उसमें क्या गया? उसमें कहा गया कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक बाहर से उस पर कोई बल जो है लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित या चेंज नहीं कर दिया जाए। इससे जो है न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। वहीं द्वितीय जो नियम है उससे बल का व्युत्क्रम प्राप्त होता है, F बराबर ma। ये प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। वहीं न्यूटन की गति का तीसरा नियम हम लोग जानते हैं, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे धक्का देना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव के किनारों पर से जमीन पर कूदने पर नाव पीछे हटना, ये सारे जो है न्यूटन के तीसरे गति का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग 18वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे जेम्स वाट, उन्होंने किया था। उसने वाष्प इंजन जो था, वेपर इंजन से मिलने वाली शक्ति की तुलना अश्व यानी घोड़े की खींचने की शक्ति से किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग रहता है? तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश की 3 प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का परिणाम। श्वेत प्रकाश को जब हम लोग फिल्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? तो इसका विग्योर इसका ट्रिक है, ये हिंदी में बेनिया पिनाला। ये 7 कलर जो है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा
उसका विक्षेपण क्या होगा, कम होगा, उसका विक्षेपण क्या होगा, कम होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इंद्रधनुष की बात आई तो इंद्रधनुष जो बनते हैं उसमें दो इंद्रधनुष बनते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, तो उसमें लाल कलर, लाल पट्टी जो होता है वह बाहर की ओर होता है। वह कहाँ कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। लाल पट्टी जो है बाहर की ओर होता है, लाल बाहर की ओर होता है। वहीं द्वितीयक जो इंद्रधनुष बनता है, द्वितीयक इंद्रधनुष, उसमें जो है बैगनी बाहर की ओर होता है। द्वितीयक में क्या होता है, बैगनी कलर जो है वह बाहर की ओर होता है। द्वितीय में बैगनी बाहर की ओर होता है और लाल सबसे नीचे होता है। लाल सबसे, रेड जो है वह सबसे नीचे होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अच्छा, पहला जो होता है उसमें सूर्य के किरण का दो बार अपवर्तन, दो बार क्या होता है, दो बार अपवर्तन होता है, दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो दो बार अपवर्तन होता है और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। तो फ़ारेनहाइट में जो हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, ऊपर और नीचे में कितना का डिफरेंस होता है, तो 180 का डिफरेंस होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना का, 180 का डिफरेंस होता है। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं, यानी थर्मोमीटर कहते हैं। चार प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित है। फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना जिसे फ़ारेनहाइट ने विकसित किया था, इसका हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके बीच का अंतर कितना है, 180, 180। वहीं सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस पैमाना, अब इसका स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इसमें हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस और उसका भाप बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अंतर 100 का हो जाएगा। वहीं बात करें रोमर पैमाना जो होता है, उसका हिमांक बिंदु होता है कितना, तो 0 डिग्री रोमर, 0 डिग्री आर, और इसका अधिकतम होता है, भाप पॉइंट होता है कितना, 80 डिग्री, अधिकतम नहीं, भाप पॉइंट होता है 80 डिग्री आर रोमर। तो इसके बीच 80 का अंतर होता है। वहीं केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने का हिमांक होता है 273 केल्विन, ये डिग्री में नहीं होता है, इसे भी ध्यान दिएगा। 273 केल्विन। इसका भाप बिंदु होता है 373 केल्विन। तो इसका अंतर, इसके बीच का अंतर 100 होता है। तो सबसे अधिक अंतर किसका होता है, फ़ारेनहाइट तापमापी पे 180 का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पाराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है, पाराश्रव तो अल्ट्रासाउनिक, तो पाराश्रव जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति होता है 20,000 से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20,000 से अधिक जो होगा उसे प्राश्रव तरंगे कहते हैं। वहीं जो श्रव तरंगे क्या होता है, तो श्रव तरंगे होती है 20 हर्ज से, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, वह कहलाता है श्रव तरंग। और जो तरंगे जिसका हर्ज 20 से कम होता है वह होता है अवश्रव तरंगे, इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और पराश्रव तरंगे जो 20,000 हर्ज से अधिक होता है वह कुछ जानवर उसे सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सारे इसका उपयोग करते हैं। तो ये कहलाती है पराश्रव तरंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ को रखने के लिए जहाँ जिस पात्र में उसे रखते हैं उसका पात्र क्या चीज़ का बना होता है, तो वह लेड का बना होता है, शीशा का बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी तत्व जिससे सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल जाते हैं तो उसका अंतिम जो तत्व क्या बचता है, लीड ही बचता है, शीशा ही बचता है। 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुरल, उन्होंने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। हेनरी बेकुरल ने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि महत्वपूर्ण रेडियो सक्रिय तत्व हैं। रेडियो सक्रिय तत्व को लेड के बने पात्र में इसलिए रखा जाता है कि उससे जो है कोई भी
वो तो सबसे अंतिम रूप का, उसके बाद उसमें कुछ रेडियो सक्रिय तत्व बचे एलिमेंट होगा ही नहीं। तो वहीं बात करें जीएम काउंटर, जीएम काउंटर से रेडियो प्रश्न है सिरके में होता है कौन सा अम्ल? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे संतरा, नींबू, ये सारे में जो है सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। वहीं बात करें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टर्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, लेकिन लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंग में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल। और दुर्गंध युक्त मक्खन, उसमें ब्यूटाइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ब्यूटाइक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता? यानी क्या चीज़ को जल में घोलेंगे तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी। ऑप्शन नंबर सी। चीनी को अगर हम लोग पानी में घोल देते हैं तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसमें अगर जल में लवण घोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक HCl घोलेंगे या नींबू का रस घोलेंगे, तो उसमें क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। हम लोग जानते हैं विद्युत सेले के विलयनों में भी विद्युत धारा का प्रभाव इसी के कारण होता है। अम्लों, क्षारों तथा लवणों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेशों की गति से होता है। दोनों प्रकार के आवेशों की गति से होता है। विलयनों में शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं होता, परंतु यदि जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण मिला देते हैं तो वह जो है चालक हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए, हेवर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? यानी अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि। अमोनिया गैस हम लोग बनाते हैं हेवर विधि से। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? तो लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक? लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है, और इससे जो है अमोनिया का उत्पादन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेवर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के उत्पादन। वहीं वनस्पति तेलों के कृत्रिम घी बनाते हैं निकेल की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में, यानी निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं संपर्क विधि से, तो उसमें प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग सीसा कक्ष विधि से जब बनाते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वहीं अल्कोहल के ईथर बनाने की विधि जो है उसमें गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। वहीं क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सारे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो कांच को घोलता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम लोग जानते हैं सोने या प्लेटिनम आदि को घोलने के लिए आम्लराज का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर अम्लराज का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग सोना प्लेटिनम को गलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पूछा जाए, भूपटल पर पूछा जाए, तो सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, 46.6%। 46.6% पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन दूसरे स्थान पे पाया जाता है। सबसे 1 नंबर में नाइट्रोजन पाए जाते हैं और 2 नंबर पे ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लगभग 20.93%, यानी 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में हो जाएगा हाइड्रोजन,
अब भूपर पट्टी पे हो जाएगा ऑक्सीजन, वायुमंडल में हो जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला है वह पदार्थ कौन सा है? ब्रोमीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन का खोज किया था वेलार्ड ने। किसने किया था? वेलार्ड ने ब्रोमीन का खोज किया था 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में यह संयुक्त रूप में पृथ्वी व समुद्र में कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम आदि ब्रोमाइडों के रूप में पाया जाता है। कार्नेलाइट विधि इसके निर्माण की प्रमुख औद्योगिक विधि है ब्रोमीन का निर्माण का। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। और कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। कौन सा है? पारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी यह जो है शैवाल का अध्ययन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, यानी यह स्वपोषी होता है। वहीं कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। कवक पर्ण हरित रहित होता है, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। वहीं जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो सूक्ष्म जैविक की एक शाखा है। वहीं जीव जंतुओं या किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं, एक प्राणी विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, यानी एक जूलॉजी और एक बोटनी। तो जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बोटनी में हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होता है? तो वह हो जाएगा वायरस, यानी विषाणु में नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विषाणु को कार्बोहाइड्रेट अथवा किसी अन्य कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विषाणु जीवित नहीं होते हैं। इसलिए उनके एक से दूसरे स्थान पर अंतरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। तो भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीता। चीता जो है यह तीव्रतम स्तनधारी होता है, यानी सबसे अधिक गति से दौड़ सकता है। सबसे अधिक गति से जमीन पर दौड़ने वाला जानवर है चीता, ध्यान रखिएगा। और कुछ ही सेकंड के लिए, ये नहीं कि बहुत लंबी 2, 4, 5 किलोमीटर दौड़ा दी, कुछ सेकंड में सबसे अधिक स्पीड चीता का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन यह जो है एक मादा हार्मोन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन यह अग्नाशय के लैंगरहेंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से क्या होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी होती है। वहीं एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन की कहते हैं, यह आपातकालीन स्थिति में तेजी से अधिकतम मात्रा में स्रावित होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन, तो यह हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड या मस्तिष्क में पाया जाता है। जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तब हमें नींद आने लगती है, यानी नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है थायराइड निम्न में से किस अंग तंत्र का भाग है? तो थायराइड जो है यह किसका भाग है? तो थायराइड यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अर्थात यह एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्लैंड गले के नीचे ट्रेकिया नामक विंड पाइप के सामने स्थित होता है, एकदम गला के नीचे ही सामने। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्यतः थायराइड की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
थायराइड हार्मोन की बहुत अधिक स्राव के कारण क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? तो सॉल्क टीका यह किसके लिए होता है? यह होता है पोलियो के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉल्क टीका पोलियो के लिए होता है। पोलियो एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण फैलता है। दुनिया भर में पोलियो का मुकाबला करने के लिए 2 तरह की पोलियो वैक्सीन का जो है आविष्कार हुआ। पहला जोनास सॉल्क द्वारा विकसित किया गया टीका, जिसका साल 1952 में पहला परीक्षण किया गया था और 12 अप्रैल 1952 को इसे प्रमाणित कर दुनिया भर में उपयोग के लिए प्रयुक्त किया गया था। यह एक निष्क्रिय या मृदा पोलियो वायरस की खुराक थी। ओरल टीका अल्बर्ट सेबिन ने भी तनु यानी कमजोर किए गए पोलियो वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिसका साल 1957 इसमें परीक्षण हुआ था और 62 में से लाइसेंस मिला था। तो सबसे पहले टीका विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है? डॉक्टर सॉल्क को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न एक प्रतिजैविक है, यानी निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फानीलेमाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है वह प्रतिजैविक कहलाता है, यानी एंटीबायोटिक कहलाता है। प्रतिजैविक का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब होता है विरोध और बायो मतलब होता है जीवन, जिसका अर्थ होता है जीवन के विरुद्ध। सर्वप्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो था उसका खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फेमलिंग ने जो है पेनिसिलिन का खोज किया था। प्रतिजैविक को 2 समूह में बांटा गया है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक और संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी में क्या होता है? तो इसमें एकल और संतृप्त वसा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के संयोग करके उसमें वनस्पति घी परिणत कर देता है। इस प्रक्रिया में तेलों का हाइड्रोजनी कहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का, जिसे पाम ऑयल कहते हैं, इसमें जो है संतृप्त तेल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6.0 यानी 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। ब्लड का, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। लार का पीएच मान हो जाएगा 6.5। दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4। वहीं बात करें शराब का पीएच मान हो जाएगा 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4 और नींबू का पीएच मान की बात करें तो 2.2 होता है। सारे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? यानी पाचन तंत्र से कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। आमाशय के ऑक्सीटिंग कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है और एंजाइम की जो क्रिया होती है उसका स्पीड बढ़ा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टॉयलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी
संक्रमणों का खतरा अजीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। वहीं विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। वहीं विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कॉर्बी और मसूड़ों का फूलना, मसूड़ से खून आना, ये सारे विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन D इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो डॉट नेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, डॉट नेट। TLD टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन होता है, यह जो है उच्च लेवल में होते हैं। TLD उच्च लेवल में होते हैं, ये DNS स्ट्रक्चर में हाईएस्ट लेवल के अंतर्गत आते हैं। DNS स्ट्रक्चर में हाईएस्ट लेवल पे आते हैं। TLD होने से हमारे वेबसाइट को सर्च इंजन में जल्दी ही हाई रैंक मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है NIC कार्ड क्या है? तो NIC कार्ड यह PCs को जोड़ता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, NIC नेशनल इंटरफेस कार्ड, नेशनल इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है, यह एक हार्डवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर का नेटवर्क के साथ कनेक्शन नहीं हो पाता। लगभग सभी नए कंप्यूटर में NIC कार्ड होता है जो सीधे तौर पर मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN के साथ साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से यह कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। जिस कंप्यूटर में आंतरिक NIC नहीं है वहाँ इंटरनेट के लिए एक्सटर्नल NIC का उपयोग भी किया जाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस है, दूसरा USB। चलिए अगला प्रश्न है संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो संगणक की गति यह व्यक्त किया जाता है गीगाहर्ट्ज में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ज नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर प्रोसेसरों की गति गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गई है, गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गया। चलिए अगला प्रश्न है DVD में V का अर्थ क्या होता है? तो DVD इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो V का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्टाइल, ऑप्शन नंबर B। वहीं DVD इसका आविष्कार और विकास 1995 में किया गया था और 1996 के अंत में इसे जारी किया गया था। 1996 के अंत में इसे जारी किया गया था। यह माध्यम किसी भी तरह के डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकता है। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर और अन्य कंप्यूटर फाइलों के साथ साथ DVD प्लेयर का उपयोग करके देखे जाने वाले वीडियो प्रोग्राम के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है RAM में A किसके लिए आता है? तो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो A का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सेस, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। रैम जो होता है वह जो है कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी होता है, यानी मेन मेमोरी कहलाता है। वहीं एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये एक होता है रैम, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो हम लोग जानते हैं फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने फेसबुक की स्थापना किया था 2004 ईस्वी में। कब? 2004 ईस्वी में। बिल गेट्स की बात करें तो ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया था, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया था। ये कर लीजिएगा जूलियन, यहाँ L कर लीजिएगा, जूलियन अंसाजे, इन्होंने विकीलीक्स की स्थापना किया था। वहीं विनोद खोलसा यह भारतीय अमेरिकी पूंजी निवेश करता है। उन्हें सन माइक्रो सिस्टम के सह संस्थापक हैं। वहीं ट्विटर इसका स्थापना किसने किया? इवान विलियम्स ने ट्विटर की स्थापना किया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बायोडीजल इससे बनता है, तो ऑप्शन के अनुसार ये घास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ये घास से बनते हैं बायोडीजल। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है रबी फसल की कटाई का महीना कौन सा होता है। तो रबी फसल की कटाई का महीना होता है मार्च, फरवरी मार्च। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। रबी फसल की कटाई फरवरी मार्च में किया जाता है। भारत हम लोग जानते हैं कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग 55% आबादी जो है कृषि पर आधारित है। वहीं रबी फसल की बात करें तो रबी फसल इसे बोया कब जाता है, अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और फरवरी से मार्च में काटा जाता है। इसके रबी फसल कौन कौन से हो गए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारे रबी फसल है। वहीं खरीफ फसल की अगर बात करें, खरीफ फसल तो ये इसे जो है कब बोया जाता है, तो ये जैसे मानसून आता है उसमें इसे बोया जाता है और इसे काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि ये सारे क्या हैं, खरीफ फसल के उदाहरण हैं। दोस्तों ये हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं पूरे विस्तार के साथ, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, प्रश्नों को पूरा डीपली पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वैकेंसी जैसी आती है, अभी तो बहुत कम वैकेंसी आई है, जैसे ही वैकेंसी आती है जी जान उसमें आप लोग लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम आप लोग का निकलने वाला है नहीं। शुरू से मेहनत कीजिए, जैसे ही कम समय बचेगा हम लोग उसमें प्रैक्टिस सेट मारेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे। अभी टाइम है तो हम लोग पूरा डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।